हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ BST OCM का धमाकेदार रिवीजन। बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर गाला के 1 से लेकर 6 तक पूरे के पूरे गाला डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सिखाए हुए बताए हुए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखो। इवन आपको आंसर PDF भी दे रहा हूं मैं, इससे और ज्यादा आपको क्या चाहिए। और दूसरा बेटा, मैं आपको OCM के भी सेक्शन A से D करवा चुका हूं, और ये हमारा सेक्शन नंबर E के अंदर भी 1 2 3 4 खत्म हो चुका है। आज हम क्या करेंगे, पांचवा पेपर करेंगे। बेटा अगर मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूं, चलो मैं आपको बताता हूं मैं आपके लिए क्या मेहनत कर रहा हूं। आप देखो बेटा, यहाँ पे टाइम आपको दिख रहा होगा, कितने बजे है, रात की 9:30 बज रहे हैं। बाहर देखोगे आप तो अंधेरा हो चुका है। हम सुबह 9 बजे आए थे और अभी हमको 9:30 बजे है। हम अभी भी ऑफिस में बैठ के आपके लिए वीडियो तैयार करें, तो क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम माथे पे। तो बेटा जब हम इतना टेंशन ले रहे कि चलो आपको एग्जाम के पहले हम आपका एग्जाम का फियर दूर करें, तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि अपने लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, खुद को अच्छा लगे, खुद का लाइफ इंप्रूव हो, तो ये वीडियो तो पूरा देख ही सकते हो, ताकि जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स कम ना हो, आपको नहीं सुनना पड़े, आपके पेरेंट्स को नहीं सुनना पड़े, आपको ऐसे जलील नहीं होना पड़े यार कि क्या हर कोई मेरे को बोल बोल के चले जाता है। तो बेटा जी, अभी ये टाइम है पढ़ने का है, पढ़ो, मेहनत करो। बस अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम को सबसे, दिस इज द गोल्डन पीरियड आई कैन टेल यू। जैसे 2020 मैच के अंदर लास्ट का 5 ईयर, लास्ट का 3 और 4 ईयर, लास्ट का 3 ओवर 2 ओवर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके लास्ट के ओवर्स ही तो चल रहे हैं, बस लास्ट के डेढ़ महीने मैक्सिमम लगा दो पूरी ताकत। तो चलो हम भी लगाते हैं पूरी ताकत आपको पढ़ाने में। तो बेटा जी, हम करेंगे आज पेपर नंबर कौन सा? पेपर नंबर बेटा जी हम करने वाले हैं, पेपर नंबर कौन सा करेंगे? 5वां पेपर करेंगे OCM सेक्शन नंबर E। आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके, व्हाट इज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट और उसके फंक्शन बताओ। तो बेटा जी, मिडिल लेवल क्या होता है? वो मीडिएटर होता है टॉप एंड बॉटम लेवल का। इसके फंक्शन क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिए टॉप लेवल मैनेजमेंट से, उसको क्या करना, इंप्लीमेंट करना। यहाँ पे क्या करना, प्रिपेयर बनाना, बजट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज बजट बना, फॉर्मुलेट करना पॉलिसी, रूल्स, स्ट्रक्चर, ताकि हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। नेसेसरी स्टेप्स लेना ताकि क्या हो सके, टू इंक्रीज द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द डिपार्टमेंट एक्टिविटी, ताकि डिपार्टमेंट की इफिशियंसी बढ़ सके, इफेक्टिवनेस बढ़ सके। यहाँ पे उनको एम्प्लॉय का एंथुसियाज्म बूस्ट अप करना, उनको मोरल बूस्ट अप करना, उनको मोटिवेशन करना, उनको लीडरशिप करना, ये सब भी ऑब्जेक्ट उसी का होता है। रिमेन इन टच विद द अदर डिपार्टमेंट ऑफिसर, हर एक डिपार्टमेंट के टच में ना, उनका कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना, ये भी मिडलमैन का रोल होता है। टू टेक केयर द एक्टिविटी ऑफ सब डिवीजन, यहाँ पे क्योंकि डिपार्टमेंट के नीचे होता है सब डिवीजन, तो सब डिवीजन की भी एक्टिविटीज को टेक केयर करना, सुपरवाइज करना द वर्किंग कंडीशन ऑफ द डिपार्टमेंट, ताकि क्या हो, टू गेट द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड टू डायरेक्ट। यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है ना, उनके उनके अंडर में क्या करना, जो भी काम हो रहा है उनसे इंफॉर्मेशन लेना कि वो जो मेरे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने वो प्रॉपर काम करेंगे नहीं, उनको सुपरवाइज करना। एंड टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, यहाँ पे हम हेल्प करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। ओके जी, ओके। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारे थे रोल ऑफ कौन सा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। डिफाइन द प्लानिंग, प्लानिंग तो हमको आता है, कौन काम करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये तो मैंने आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या होती है, चलो वो देखते हैं। बेटा जी प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग की लिमिटेशन होती है कि ये अनसर्टेन होता है। प्लानिंग की लिमिटेशन होता है ये एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि प्लानिंग हम ऐसे आंख बंद करके नहीं सोचने पड़ेगा, हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, एक्सपर्ट टीम की सलाह लेते हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, और जो क्या होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे ये प्लानिंग ऐसा नहीं कि अभी सोचिए रात भर बैठते होगी। यहाँ पे आप बेटा जी टाइम लगता है 6 महीने, यहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाती है। यहाँ पे प्लानिंग कितनी बार इररिलेवेंट हो जाती है, कब, जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, जब जो जिस बेस पे हमने प्लानिंग की थी वो चेंज ही हो गया। हमने सोचा था कि क्या करेंगे, अब हो जाएंगे घूमने के लिए 31 मार्च पे, और 30 तारीख को क्या होगा, 30 तारीख को इतनी बारिश हुई कि ट्रेन
ट्रेन कैंसिल, बस कैंसिल, रोड पानी से भर गए। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे? तो यही तो है कि प्लानिंग आपकी वो फालतू हो जाती है जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं। ट्रेंड्स टुवर्ड रिजिडिटी, कितनी बार क्या होता है, हमने जो प्लानिंग कर दी होती है, हम बोलते हैं अब तो प्लानिंग किए तो प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे। अरे तुमको प्लानिंग फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए थी। नहीं नहीं, हम अब प्लानिंग को चेंज नहीं कर, प्लानिंग चेंज करूंगा मैं माइंड डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होता है, हम इसमें रिजिडिटी में फंस जाते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, बेटा जी प्लानिंग जो की जाती है फ्यूचर के लिए की जाती है, और फ्यूचर जो होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, जो इंटरनल फैक्टर होता है वो हमारे हाथ में होता है, एक्सटर्नल फैक्टर हमारे हाथ में नको नको रे, वो हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए क्या होता है, वो अनसर्टेनिटी ऑलवेज देयर होती है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जरूरी नहीं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी सही हो। कितनी बार इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के कारण भी क्या होता है, हमारी प्लानिंग सही नहीं पड़ती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी, कितनी बार एम्प्लॉय बहुत क्रिएटिविटी होता है, वो सोचता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, इस काम को वैसे तो सर ने बोला कि इतने टाइम में करना, लेकिन मैं उसको इस तरह से नहीं करने की, इस तरह से करूंगा। बॉस क्या बोलता है, सुन इतने साल से यहाँ पे बैठा हूं, हर बार प्लानिंग मैं करता हूँ, तू अपना दिमाग काय को दौड़ा लाए, जैसा मैंने बोला वैसा करना तू। अरे सर मेरी बात तो सुन लो एक बार, मेरे को जैसा मैंने बोला। सर मैं सुना ही नहीं देता क्या, कानपुर में हड़ताल है, इधर आप कान के नीचे दो लगाऊंगा, कान खुल जाएगा तेरा। एम्प्लॉय बोलेगा हाय यार यहाँ पे जॉब ही नहीं करनी मेरे को। यहाँ पे क्या होता है, इन शॉर्ट जब हम प्लानिंग करते हैं तो एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे यूज ऑफ फॉल्टी मेथड, यहाँ पे कितनी बार क्या होता है कि यहाँ पे प्लानिंग के अंदर हम गलत फॉल्टी मेथड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे वाइल डिसाइडिंग द एजम्पशन एंड एस्टिमेट, डिफरेंट मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिकल की यूज करते, मेथड यूज की जाती है। अगर वो मेथड वो इंफॉर्मेशन अगर गलत हुई तो पूरा का पूरा जिस बेस पे हम पूरा दुनिया क्रिएट कर चुके थे वो बेस ही गलत था, तो ऊपर के सभी पार्ट्स भी क्या होंगे, गलत होंगे। ओके जी, तो ये होता है प्लानिंग कब होती है, ये लिमिटेशंस। ओके नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। बेटा जी स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब, स्टाफ मतलब होता है रिक्रूटमेंट, मगर सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है। यहाँ पे लोगों को एक्वायर करना, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन देना, ट्रांसफर देना, उनका रिटायरमेंट, मतलब बहुत कुछ होता है, उनको मेंटेन करना, उनका डेवलपमेंट करना, बहुत कुछ होता है जो स्टाफिंग के अंदर कवर अप होता है। उनकी इफिशियंसी को बनाना, उनके एटीट्यूड को डेवलप करना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टाफ, तो वही आएगा जब हम स्टाफिंग करते हैं तो वो ड्राइविंग फोर्स पर। बच्चा जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है हमारा एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय इफिशिएंट एंड सेटिस्फाइड स्टाफ होगा तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करेगा, जिससे हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव होगा। वो डायनेमिक एक्टिविटी करता है, जो स्टाफिंग होता है ना, इन्फ्यूज डायनेमिज्म इनटू बिजनेस एंड परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बेटा जी हमारा स्टाफिंग तो सारी एक्टिविटीज करता है, इसलिए तो उसको बोला जाता है डायनेमिक एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट फॉर द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजर। बेटा जी ये जो होता है अदर फंक्शन, वो सक्सेस ओनली जब भी होगा व्हेन द प्रॉपर स्टाफिंग होगा, जब प्रॉपर हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपर स्टाफिंग क्या होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, तभी तो क्या होगा, हर एक स्टाफिंग, हर एक मैनेजमेंट क्या होगा, वो ग्रो करेगा। लिम्स ऑफ द बिजनेस, मतलब ये जो स्टाफ होता है ना, ये जैसे हमारा माथा जो होता है वो ब्रेन होता है, मगर खाली ब्रेन चले लेकिन हमारे हाथ पांव नहीं चले, क्या हो कुछ कोई काम हो पाएगा? नहीं जी नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे हाथ पैर भी चलने चाहिए। बेटा जी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लानिंग होता है वो आपका ब्रेन होता है, सब कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर वहां पे आदमी नहीं होंगे तो काम किससे करवाओगे, खाली मशीन थोड़ी काम करेगी। तो ये जो स्टाफिंग होता है वो होता है लिम्स ऑफ द बिजनेस। जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द स्टाफ, जब प्रॉपर स्टाफिंग होता है, लोगों को उनकी काम के अकॉर्डिंग उनको जॉब दी जाती है, उनमें सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, उनके अंदर मोटिवेशन आता है कि वाओ मेरे लेवल की जॉब मिली है, मेरा लेवल का पैकेज मिला है, अब तो फाड़ दूंगा। मतलब क्या होता है, एक एम्प्लॉई बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्म करता है अपने टास्क को, तो जॉब सेटिस्फेक्शन वहां पे हाई होता है। यहाँ पे हार्मनी इन रिलेशन, यहाँ पे स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग से एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छे बिल्टअप होते हैं। इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग होती है, प्रॉपर उसका अपॉइंटमेंट होता है, प्रॉपर सिलेक्शन होता है, प्रॉपर उसको जॉब मिलती है, पैकेज मिलता है, उसका सही से उसको उसकी क्रिएटिविटी को बताने का, उसका ट्रेनिंग, उसका डेवलपमेंट, ये सब दिया जाता है, तो क्या होगा, तो लोग बोलेंगे कि वाओ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, बहुत अच्छा कल्चर है। जब ये व्यक्ति अपनी राय देता है तो क्या होता है, उसकी गुडविल इंक्रीज होती है, किसकी, मतलब कंपनी की।
ठीक है। इट्स स्टाफिंग, ये एक बार की प्रोसेस नहीं होती, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो हमको बार बार करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव। बेटा जी मैंने इंसेंटिव आपको ऑलरेडी बता दिया है। इंसेंटिव ऐसी चीज होती है जो आपको मोटिवेट करती है काम को करने में, जो आपको काम को इंस्पायर करती है कि ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल के बारे में तो हम काफी बार पूछे हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है? फाइनेंशियल जो आपको किस टर्म में दिया जाता है, मनी मॉनेटरी टर्म में दिया जाता है। जैसे कि आपको शेयर इन प्रॉफिट, आपको बोल दिया जाए कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा ना बिजनेस का, उसके अंदर 10% तेरा, अब क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि जितना ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें आपको 10% कमीशन मिलेगा, तो आपका भी प्रॉफिट, आपका भी हिस्सा बढ़ेगा, तो आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का और बढ़ाओगे। फिर को पार्टनरशिप, आप है ना उसको पार्टनर बना दे भाई, एक काम कर, तू आज से कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, तू आज से कंपनी का पार्टनर है। पार्टनर, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/3 तेरे को पार्टनरशिप का रेशियो दिया जाएगा। मतलब अगर लॉस हो तो 1/3 लॉस तेरा, लेकिन प्रॉफिट हो तो 1/3 प्रॉफिट तेरा। तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से काम करेगा। तो आप एम्प्लॉय का प्रमोशन देते हो, उसको हायर पोजीशन देते हो, उसको हायर पैकेज दे देते हो, उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। अरे वाह यार, मेरा पैकेज था पहले ₹1,00,000 का, अब मेरे को 1,25,000 का पैकेज दे दिया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ और मेरी पोस्ट भी बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि पोस्ट भी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया और पैकेज भी बढ़ेगा, वो एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया और काम अच्छे से करेगा। फिर होता है बोनस। आप जब कंपनी को, जैसे कितनी बार तो लॉ ही बोलता है कि आपको, जो लेबर लॉ बोलता है कि आपको कंपल्सरीली साल में एक बार अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको बोनस देना पड़ता है, मतलब कंपल्सरी दिया जाता है। ठीक है, तो वो आप क्या करते हो, कितनी बार कंपनी अपनी इच्छा से भी जाओ, खुश रहो, या पूरे साल भर आपने इतना अच्छा काम किया तो इसके लिए बोनस तो बनता ही है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कमीशन। आप है ना लोगों को बोलते हैं, जैसे खासकर जो सेल्स एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है। सेल्स एम्प्लॉय को जब वो अपना टारगेट अचीव करते हैं तो उनको कमीशन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइस। जब एम्प्लॉय बहुत अच्छा कोई काम करे तो उसको हम क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट देंगे, मेडल देंगे, प्राइजेस देंगे उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। फिर सजेशन एंड एडवाइस, मतलब कि अगर उन्होंने कोई अच्छा सजेशन है, कोई अच्छी एडवाइस दी है ना, तो फिर वो उसको हम मॉनेटरी बेनिफिट पहुंचाते हैं। एम्प्लॉय रिसीव मॉनेटरी रिवार्ड फॉर यूजफुल सजेशन दैट रिड्यूस द कॉस्ट, या तो जो एफिशिएंसी को बढ़ाए या तो कॉस्ट को कम करे। ऐसी कोई भी सजेशन, कोई भी हमको चीज बताए तो उसके लिए हम उसको क्या पे करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। तो ये क्या थे बेटा, फाइनेंशियल इंसेंटिव, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मजेदार थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कौन कौन सा है, तो पहला ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है? बेटा ये कम्युनिकेशन के ही दो टाइप होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस और कंप्लीशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं, जबकि इनफॉर्मल के अंदर ह्यूमन रिलेशन होता है, फ्रेंडशिप, आपके कैसे ह्यूमन रिलेशन, उसके ऊपर आपका कम्युनिकेशन बेस होता है। यहाँ पे पर्पस क्या होता है, यहाँ पे पर्पस होता है टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे तो भाई इसी वे में कम्युनिकेशन किया जाएगा, इसी व्यक्ति से कम्युनिकेट किया जाएगा। इसको आपको कम्युनिकेट करना है थ्रू रिपोर्ट के फॉर्म में, इसको आपको कम्युनिकेट करना है थ्रू ईमेल के फॉर्म में, मतलब सब कुछ पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। यहाँ पे कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं होता। टू गिव मोर कोऑर्डिनेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइज, जब है ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बढ़ने लगे ना, तो समझ जाना वो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के बीच में, मतलब कलीग्स के बीच में, या तो एम्प्लॉय के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, तो वो बताता है कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पार्टीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू पर्सनल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप होने के कारण द एक्सचेंज ऑफ बिटवीन द टू पर्सन टेक प्लेस। यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा है इसलिए उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है इसलिए उनके बीच में कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो दोनों के बीच में हो रहा है, टेक प्लेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ रूल्स रेगुलेशन है इसलिए उनको कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे पर्सनल रिलेशन है इसलिए उस वे में कम्युनिकेट करते हैं ये। ठीक है जी। कंट्रोल, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल एंड सुपरविजन। अच्छा, हमने तो नोटिस बोर्ड पे लिखा था छुट्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीव फॉर्म भरना पड़ेगा, लीव फॉर्म भरा नहीं भरा, वर्बली बोला है नहीं चलेगा, आपकी लीव कैंसिल। अरे सर मगर मैं लीव फॉर्म कैसे भरता, मेरे को सुबह ही मालूम पड़ा कि मेरे चाचा बीमार हैं तो मेरे को उनको मिलने जाना पड़ेगा, अब मैं आपको एक दिन पहले लीव फॉर्म कैसे दे सकता था। बोले नहीं चोल बे, ये नहीं चलेगा, लीव फॉर्म चाहिए था, मतलब चाहिए था, आपको लीव कैंसिल, जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे सर, अरे नहीं आ जाओ दूसरी जगह। यहाँ पे
इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रकार का कंट्रोल या सुपरविजन नहीं होता। मतलब यहाँ पे अगर एम्प्लॉय बोले कि साहब बहुत प्रॉब्लम છે આજે આજે નહીં આવી શકું યાર, પેટમાં બહુ દર્દ છે, હું બહુ ટ્રાય કરું લેकिन मैं સાજો થતો જ નથી, દવાઈ પણ લીધી, ટેન્શન નહીં લે, આટલું એક્સપ્લેનેશન શા માટે આપે છે, कोई वांधो नहीं, હું मैनेज કરી લઈશ, तो તારો ध्यान रख। तो ये क्या होगा, ये हो गया इनफॉर्मल, जहां पे कोई भी प्रकार का कंट्रोल या तो सुपरविजन नहीं होता। ये क्या होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, यही मेथड, यही रूल्स, यही रेगुलेशन, यहाँ पे क्या कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, तो ये मोर फ्लेक्सिबल। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपको ये छोटे छोटे वर्ड मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए और आपको फटाफट क्विक रिवीजन हो इसके लिए ऐसे बनाइए, बाकी आपको यहाँ पे फुल सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है, फुल सेंटेंस लिखना है। ओके जी, चलो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आप कम्युनिकेशन का करते हैं जब जब वर्किंग आवर्स होता है ना, तभी आप कम्युनिकेट करते हैं। जबकि यहाँ पे कम्युनिकेट कब किया जाता है, जो आप वर्किंग आवर या तो नॉन वर्किंग आवर, दोनों में आप इसको कम्युनिकेट करते हो। इंफॉर्मेशन इन एडवांस, आपको ये पहले से पता होता है कि किस वे में कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है। जबकि यहाँ पे तो क्या होता है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि सर काले नहीं आऊं तो चालसे, તમે मैनेज કરી લેશો, हाँ चालसे, તમે इंस्टा पर लखी काढो છો, તમે ईमेल पर लखी काढो છો, તમે फोन કરી કાઢો છો, તમે व्हाट्सएप कॉल કરી કાઢો, કઈ પણ રીતે ચાલશે। અહીંયા કોઈ પ્રકારની મેથડ હોતી નથી, क्योंकि અહીંયા શું હોય છે, મેથડ હોય છે કેવી રીતે કમ્યુનિકેટ કરવાનું છે। ओके, ये था आ હતું આપણું फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है द मेंशन द वर्किंग कंडीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन या तो एनजीओ, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। बेटा जी पहला तो ये एनजीओ होता है क्या, ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो जिनका काम ही है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, जिनका काम ही होता है लोगों, ये एक अलग इंस्टीट्यूशन, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रोक टोक नहीं होता। वो किस लिए काम करते हैं, वो मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, तो अब ये काम कैसे करते हैं, ये बेटा जी एजुकेट करते हैं लोगों को उनके राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर તમે આટલું કેમ બીવડો છો, તમે આટલું કેમ સહન કરી રહ્યા છો, તમારી પાસે આ રાइट्स છે, તમે આનો રાइट्स નો यूज करो। तो बेटा जी ये एजुकेट करते हैं राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, कैसे, थ्रू सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप કરીને લોકોને જણાવે છે કે ભાઈ તમારી પાસે આ રાइट છે, અગર તમારી પાસે તમારી જોડે આવી રીતે કોઈ છેતરપિંડી થાય છે, કોઈ કરી રહ્યું છે, કોઈ મેન્યુફેક્ચરર, કોઈ સર્વિસ પ્રોવાઇડર, તો તમે એની સામે एक्शन લઈ શકો છો। पब्लिशिंग periodicals and notice and booklet, वो क्या करते हैं, what they do, they this type of organization publish the periodicals, notice, booklet, એના જેનાથી શું થશે, સ્પ્રેડ ઓફ અવેરનેસ ફેલાશે, લોકોને જાણ થશે કે ભાઈ આવો આ બુકલેટમાં આવી રીતે લખેલું છે, ઓ આ નોટિસમાં આવી રીતે લખેલું છે, અચ્છા આવી રીતે periodicals આવ્યો હતો જેમાં હું વાંચેલો કે આવી રીતે અગર આપણી સાથે છેતરપિંડી થઈ હોય તો આપણે એની સામે કેસ કરી શકીએ, તો ચાલ ભાઈ આપણે પણ કેસ કરીએ, આ મેન્યુફેક્ચર બહુ ટાઈમથી આપણે બહુ પ્રોબ્લેમ ત્રાસ કરી રહ્યો છે, તો આપણી પાસે આ प्रॉब्लम आप એના લીધે એટલે એનજીઓ શું કરે, આવી રીતે લોકોને સતર્ક કરી શકે છે। કન્ઝ્યુમર આર ઇન્ફોર્મ અબાઉટ ધ ક્વોલિટી એનાલિસિસ, કન્ઝ્યુમરને આપણે ઇન્ફોર્મ કરી શકીએ અબાउट द क्वालिटी एनालिसिस बाय द ऑथराइज्ड लैबोरेटरीज एंड द रिपोर्ट। मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वो जो एनजीओ है कोई प्रकार का प्रोडक्ट को लेके उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाएगी। अच्छा તમે મને જણાવજો કે તમે ગુજરાતીમાં વધારે ફાવશે કે તમને ઇંગ્લિશમાં ફાવે કે વધારે પડતો હિન્દીમાં ફાવે। હું જનરલી હિન્દીનો યુઝ કરું છું જેનાથી બધાને ખબર પડે, મગર તમને અગર એવું લાગતું કે ના સર તમે તો ગુજરાતીમાં ભણાવો તો અમે ગુજરાતીમાં પણ ભણાવીશું, અમને કોઈ વાંધો નથી કોઈ પણ પ્રકારનો, તો કહો મને તમે કેવી સર મેહોણીમાં ભણાવો, મેહોણીમાં આપણે મેહોણીમાં પણ ભણાવીશું, આપણે બધું આવડે છે। ओके, तो हूँ शू कहता हूँ, हूँ तमने कहता हूँ कि भाई अहींया अगर कंज्यूमर अगर एनजीओ ने लागे छे कि आ प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, आ प्रोडक्ट नी अंदर नी जे क्वॉलिटी छे सारी नहीं, आनी अंदर जे फूड छे ए प्रॉपर ह्यूमन माटे सारू नहीं, तो ए पोते क्वॉलिटी टेस्ट कराई शके कई जगह लेबोरेटरी में, अने लोकोने बतावशे कि जो आ लेबोरेटरी रिपोर्ट जेनी अंदर आ तमारा लीवर ने प्रॉब्लम करे, आ तमारे हड्डियों ने प्रॉब्लम करे, आ तमारी बॉडी ने प्रॉब्लम करे, तो આવી રીતે एनजीओ मदद करे छे लोकोने मतलब लोकोने जागृत करवा माटे।
ओके, तो कंज्यूमर इन्फॉर्म अबाउट द क्वॉलिटी एनालिसिस बाय ધ ઓથોરાઇઝ્ડ લેબોરેટરી એન્ડ ધેર રિપોર્ટ સપોર્ટ ये આ શું કરે છે લોકોને સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે તાકી જેથી કેમ કે આની અંદર આજે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટમાં જઈએ ને આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ ઉપર ડિસ્ટ્રિક્ટ ફોરમ લેવલ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ ઉપર સ્ટેટ લેવલ કે નેશનલ લેવલ કમિશન ઉપર તો એમાં ઘણી બધી લીગલ ફોર્મેલિટીઝ હોય છે अब નોર્મલ ઇન્સાનને તો ખબર ના હોય કેમ કે એના પહેલા લડ્યું ના હોય તો એના માટે એનજીઓ આવી એનજીઓ એમને મદદ કરે કે તમારે વતી હું લીગલ ફોર્મેલિટીઝમાં તમને મદદ કરીશ તમને એડ આપીશ ठीक है एसेंशियल सपोर्ट इज टू प्रोवाइड द कंज्यूमर टू अपोज अनएथिकल एक्सप्लॉइटेटिव अनफेयर सेल्स प्रैक्टिस ऑफ द सेलर आ શું કરે છે સપોર્ટ કરે છે કા સપોર્ટ કરે છે કોને સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરે કન્ઝ્યુમરને શા માટે પર્પઝ કે અનએથિકલ एक्सप्लॉइटेटिव अनफेयर सेल प्रैक्टिस ફરીથી સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરશે કોણ કરશે એનજીઓ કોને કરશે કન્ઝ્યુમર શા માટે કે અનએથિકલ એક્સપ્લોઇટેટિવ એન્ડ અનફેર સેલ્સ પ્રેક્ટિસ ચાલી રહી છે કોણ કરી રહ્યો છે આ બધું આ કરી રહ્યો છે એક સેલર એની સામે આપણે એક્શન લેવાનું છે કોણ કરશે આ સપોર્ટ કરશે એનજીઓ કોને કન્ઝ્યુમરને ઓકે ઓલ રિક્વાયર અસિસ્ટન્ટ પણ આપશે કન્ઝ્યુમરને હુ વોન્ટ ટુ કમ્પ્લેન ઇન ધ કન્ઝ્યુમર કોર્ટ અગર તમે કન્ઝ્યુમર કોર્ટમાં જવા માંગો છો તો અમે તમને અસિસ્ટન્ટ પણ આપીશું એનાથી વધારે તમારે શું જોઈએ છે તમને એવું લાગે છે ને કે ભાઈ કોર્ટના કચેરીના ધક્કા કોણ ખાવશે લીગલ ફોર્મેલિટી કેવી રીતે તો તમે ટેન્શનમાં જ ના લો તમારી જોડે છેતરપિંડી થઈ છે તો અમે એનજીઓ તમને ફૂલ મદદ આપીશું આ કામ માટે ઓકે consumer satisfaction and their related information are compiled and published કેટલી વખત શું કરે છે કે લોકોને જણાવવા માટે ભાઈ એવું નથી કે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન એક્ટમાં તમારો સોલ્યુશન નથી આવતો જો આટલા બધા કેસ અમે પ્રેઝન્ટ કર્યા કન્ઝ્યુમર કોર્ટમાં પહેલા કન્ઝ્યુમર વતી અને એમાં શું થયું કોર્ટે કન્ઝ્યુમરને કમ્પન્સેશન અલાઉ કર્યું અને આટલા બેનિફિટ થયા છે અને આવી રીતે પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન મળ્યા છે જેથી શું થશે જેથી જે લોકો જે ગભરાય છે કોર્ટમાં જવા માટે એ પણ વિચારશે કે ના ના આપણે પણ જવું જોઈએ પછી શું છે નેક્સ્ટ film and information are released to educate consumer ને એજ્યુકેટ કે ભાઈ તમારે ભણવાનું ના હોય તો અમે તમને ફિલ્મ જ દેખાઈશું અમે તમને મીમ્સ દેખાઈશું ઇન્ફોર્મેશન આપીશું જેથી તમે ચેતી જશો કન્ઝ્યુમર એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ આર ઓર્ગેનાઇઝ ઇન સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ઇવન જે સ્ટુડન્ટ છે જો છોકરાઓ છે જો બાળકો જો ભણે છે કોલેજ સ્કૂલ્સમાં કોલેજમાં એમને પણ બતાવીશું જેથી એમને પણ ખબર પડે કે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શનમાં શું એમને બેનિફિટ થઈ શકે છે કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શનમાં એમના લીધે એમ કેવી રીતે પોતાને જાતને પ્રોટેક્ટ કરી શકે છે આમાં एनजीओ अवेयरनेस प्रोवाइड करे छे अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन मतलब जब फूड के अंदर मिलावट होती है जब फूड की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती तो उसकी भी अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई इस क्वालिटी का फूड होना चाहिए अगर आपको लगता है फूड एडल्ट्रेशन है तो उसके सामने आप एक्शन ले सकते हैं टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इवन ये एनजीओ भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जो क्या काम कर रही है स्प्रेड अवेयरनेस का काम कर रही है उनको भी क्या प्रोवाइड करती है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के साथ मिलके हाथ मिला के उनके साथ काम करती है तो बेटा जी यहाँ पे हमारा क्या होता है यहाँ पे बेटा हमारा पेपर नंबर 5 खत्म होता है हमने बड़ा ही बुलेट की स्पीड से इसको कंप्लीट किया लेकिन मैंने आपको जो भी कीवर्ड्स है जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे के सारे आपको बता दिए कैसा लगा है मजा आया कि नहीं बेटा जी आप खाली मेरे वीडियोस सुनो ना तो भी इतना मस्त आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि कुछ होगा तो ये वीडियो को अपने आप पास नहीं रहने दो अपने फ्रेंड्स को बोलो जो क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को फेल होते हुए ओसीएम के अंदर इकोनॉमिक्स सबको लगता है सर थियरी है लिख देंगे कुछ नहीं चलेगा नहीं होता मेरे भाई ये तेरी गलतफहमी है कि ओसीएम के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे पास ऐसे ही हो जाते हैं पेपर कुछ भी लिख देंगे सर स्टोरी लिख के आ जाएंगे ना 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 नहीं चलेगा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा तो बेटा जी आई होप आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो सैल्यूट टू यू क्योंकि बच्चे इतनी क्षमता नहीं होते और अगर आपको इतनी क्षमता है ये बताता है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये वीडियो शेयर करें और उनको भी बोले भाई तू भी देख ले बाद में पछताने से अच्छा अभी वीडियो सुन ले समझ ले सीख ले सर अच्छा नॉलेज दे दे फालतू चीज़ें तो बहुत सारी मार्केट में मिल ही रही है अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो क्यों ना उसको लेना चाहिए तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखें अपने फैमिली का ध्यान रखें
पढ़ते रहें और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।